हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में। इसके पहले इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो की बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में 2 पार्ट आप लोगों को बता चुके हैं। 2 पार्ट में जो भी आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे कहें कि सर बहुत फास्ट आप बता रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को दिमाग में रख लेना है और ध्यान से इस क्वेश्चन को जो भी होंगे वो प्रैक्टिस हमको करना है। तो आप भी इस क्वेश्चन को अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स से, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर का पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और ये 3rd पार्ट है। तो चलिए, यदि पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे होंगे तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है पहला चैप्टर का। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसी तरह से जो भी क्वेश्चन का होगा आंसर वो हम लोग हर वीडियो में इसी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे एज ए क्रैश कोर्स के रूप में। यदि आपको इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी इस चीज को बताइए कि एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो यार फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्रैश कोर्स का फायदा उठाइए। तो चलिए, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्थिर वैद्युति में कूलाम के नियम को बताइए। इसके पहले भी हम बताए थे कूलाम का नियम के लिए 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है और दोनों आवेश एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। इस कूलाम के नियम को इस तरह से भी परिभाषित आप कर सकते हैं विरामावस्था में कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। याद रखिएगा, दोनों आवेशों लिख सकते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। ये लिखते हैं तभी जाकर के ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको ये एक लाइन जरूर लिखना होगा कि दोनों आवेश एक दूसरे का अनुदिश कार्य करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। विद्युत आवेशों के लिए कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजक क्या है? ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं और सब्जेक्टिव में पूछते हैं। गणितीय व्यंजक अगर हमको लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं कि F वेक्टर, क्या लिखेंगे? F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। याद रखिएगा, ये गणितीय रूप है। F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और यदि न्यूमेरिकल आ जाता है तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूले की बहुत जरूरत होती है। इसलिए याद रखिए गणितीय व्यंजक क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना होता है? न्यूनतम संभव मान मिलेगा या फिर कह सकता है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है। तो न्यूनतम मान के लिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिख सकते हैं कि जो आवेश होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? यदि आपको याद करना होगा तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम याद रखिएगा।
ये हमेशा आवेश का मान जो होता है वो न्यूनतम मान होता है, इससे न्यूनतम मान और नहीं होता है। इसलिए आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, विद्युत आवेश के संदर्भ में प्रकृति का एक सही नियम बताइए। तो आवेश का सही नियम जो है, जो प्रकृति के संबंध में, वो आवेश का संरक्षण नियम है। आवेश का संरक्षण नियम यह कहता है आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या उसको नष्ट किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं क्या? आवेश का प्रकृति का एक सही नियम। तो इसका आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं, विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम। याद रखिएगा, विद्युत आवेशों के संदर्भ में प्रकृति का एक सही नियम क्या होगा? तो विद्युत आवेशों के संरक्षण नियम। ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब दो आवेशों के निकट किसी तीसरे आवेश को ले जाते हैं तो इनके मध्य कूलम बल में क्या परिवर्तन होता है? ये ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर मान लिया कि यहाँ पर दो वस्तु है A और B, और A और B के बीच जो बल लगेगा, A B पर लगाएगा और B A पर लगाएगा। सपोज दैट तीसरा अगर C इसके बीच में टंग रहा है कि भैया हम भी आ गए हैं, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा उस बल पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच में बल लगता है और उसके बीच में अगर कोई तीसरा भी आ जाए आवेश, तो इन दोनों के बीच लगने पर इसका प्रभाव कोई उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन अगर इस तरह से कहे कि जब दो आवेशों के निकट किसी तीसरे आवेश को ले जाते हैं तो इनके मध्य कूलम बल में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई नहीं। याद रखिएगा, क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा? तो अध्यारोपण का मतलब यह है, एक छोटा सा आपको कहानी बताते हैं कि जब आप गधा उड़ और कौवा उड़ वाला खेल खेलते होंगे तो जो बच्चा गधा उड़ाता था उसका आंख बंद करके सभी लोग मिल करके मारता था। तो सभी जब मिल करके मारते हैं तो सभी बलों का जो युग्म होता है उस युग्म को ही हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कह देते हैं। मतलब एक बिंदु पर अलग अलग बल जब लगते हैं तो उन सभी बलों के सदिश योग का जो मान होता है उसे हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कह देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इसका परिभाषा देना होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर आसपास सभी आवेशों के कारण कार्यरत कुल बल का मान सभी आवेशों का के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। ये सपोज है यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लिया कि ये वस्तु है और इस वस्तु पर ये F1 वेक्टर लगा दिया, फिर ये वस्तु पर F2 वेक्टर लगा दिया। इस तरह से ये क्या हुआ? बल लगा लिया F3 वेक्टर और डॉट 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 डॉट। इस तरह से अगर बल लगा लिया Fn वेक्टर, तो इन सभी बलों के सदिश योग को ही हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। याद रखिएगा, जब सभी बलों का सदिश योग करते हैं तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और जब सभी आवेशों के सदिश योग यानी सभी आवेशों के कारण जब विद्युत क्षेत्र का सदिश योग करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ किसी पर अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट Fn वेक्टर कर देते हैं तो ये बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। अगर हमें विद्युत क्षेत्र का करना होगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर E1 कर लेते हैं, ये आपका विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी दोनों में से कोई एक पूछ देता है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बल की जगह पे विद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं और विद्युत क्षेत्र की जगह पे बल का लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश के आसपास सभी आवेशों के कारण
कार्यरत कुल बल का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के मान के बराबर होता है, अर्थात A वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। और जब यही विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत अगर आपसे पूछ दे तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करना क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर आसपास सभी आवेशों के कारण कार्यरत कुल यहाँ पर बल के जगह पर क्या कर देते हैं, क्षेत्र कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्षेत्र का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग क्या क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात ये कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग भी जवाब दीजिएगा। आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत बताइए। विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, आवेशों की क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु पर कुल आवेश का मान न्यूनतम आवेश के स्मॉल ई के गुणज होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो Q होता है वो प्लस माइनस ए ही होता है। इसी को बोल देते हैं आवेशों की क्वांटमीकरण के सिद्धांत। आवेशों की क्वांटमीकरण के सिद्धांत का तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश स्मॉल ई का कुल गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश स्मॉल ई का कुल गुणज होता है, उसी को बोलते हैं आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। और ई का मान होता है बबुआ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ये प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, क्या होगा 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। वैसे ही विद्युत आवेश का ये न्यूनतम संभव मान है। न्यूनतम मान कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। और क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हर चैप्टर का इसी तरह से क्वेश्चन और आंसर का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर पता नहीं होगा, तो इस वीडियो को देखिए और पता कर लीजिए कि किस तरह से किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जा सकता है। देखिए, पढ़ने के लिए सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसका आंसर किस तरह से देना है, कितना लिखना है, ये आपको इस वीडियो में या फिर जो भी आने वाला वीडियो होगा उस वीडियो में आपको A to Z बताया जाएगा। इसलिए सभी वीडियो को आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यदि लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वांटमीकरण किसी इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं, क्वांटमीकरण किसी विद्युत आवेश का वह गुण है जो दर्शाता है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश प्रारंभिक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज हो सकता है। प्रारंभिक आवेश का मान कितना होता है बाबू, इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ये याद रखिएगा, प्रारंभिक आवेश का मान 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। और आवेश के क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, कहेंगे किसी भी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश स्मॉल ई का गुणज हो सकता है। इसी को आवेश के क्वांटमीकरण कहते हैं, जैसे कि आंसर बोर्ड पे आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आवेश का SI मात्रक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर याद है, कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पुनः तरोताजा हो जाएगा। और सपोज दैट याद नहीं है तो यहाँ पे देख लिए, आवेश का SI मात्रक बाबू क्या होता है, हम लिख सकते हैं कूलम। क्या होता है, कूलम। याद रखिएगा, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल कहलाता है। क्यों? दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो केंद्रीय बल क्यों कहलाता है? तो बाबू हम बताना चाहेंगे कि मान लिया कि ये वस्तु है और ये B वस्तु है। A जो है इस पे B पर बल लगा रहा है और B जो है A पर वस्तु लगा, A पर बल लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के केंद्र की ओर लगा रहे हैं। A भी केंद्र की तरफ जा रहा है, B भी केंद्र की तरफ जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं और एक जगह केंद्र पर मिलने वाले हैं, इसलिए कूलम बल को केंद्रीय बल कहते हैं। कूलम बल को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। इससे आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों आवेश के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। क्या? दोनों, क्योंकि यह दोनों आवेश
के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, इसलिए कूलाम बल को एक केंद्रीय बल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। कोशिश करिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। किस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे जवाब दे रहे हैं उसी तरह से आप आंसर भी लिख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसे दिमाग में जरूर रखिएगा। रटने के लिए नहीं कहेंगे, रटना नहीं है, समझना है और उसको देखना है कि हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आप भी कोशिश करिएगा इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर, आवेशित होने पर किसी पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है। तो जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है, अगर आवेशित होने का मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है, आवेश आ जाता है, तो वो आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी लेकर के आ जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान अधिक है, कोई भी वस्तु अगर धनावेशित है तो उस पर द्रव्यमान कम है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं कि आवेशित होने पर किसी पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा बाबू, द्रव्यमान बढ़ेगा। और जबकि क्या करेंगे, जबकि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। याद रखिएगा, घटेगा। देख सकते हैं लिख कर आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगने के टाइम को बचाने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले सेटअप कर देना पड़ता है आंसर को, ताकि आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरह से याद रखिएगा, आवेशित होने पर किसी पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है। मतलब अगर वस्तु अगर ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यदि वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं, याद रख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो याद रखिएगा, इसका अगर परिभाषा बाबू देना होगा तो हम कैसे दे सकते हैं। मान लिया ये आपका F वेक्टर इज इक्वल टू होता है, विद्युत क्षेत्र B वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर बाय Q या Q नॉट। क्या F वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q, इसको आप परिभाषित करना होगा तो कह सकते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रा पूछ दे तो मात्रा हम क्या कहेंगे बाबू, न्यूटन पर कूलम। क्या कहेंगे, न्यूटन पर कूलम। अगर इसका विमीय सूत्र पूछ देगा तो हम लिख लेते हैं, न्यूटन का होता है क्या, mL/T का पावर -2 और बाबू क्या कूलम का क्या होता है, AT और ये कर लेते हैं -1। अगर हमको इसको कंबाइन करना होगा तो लिखेंगे क्या, m, ये कर लेते हैं n और t का पावर -3 और a का पावर -1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो हम क्या कहेंगे, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि है, इसकी मात्रा न्यूटन पर कूलम होता है, इसका विमा mL/T का पावर -3 a इनवर्स होता है। तो मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q या Q नॉट। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आपको कैसा लगा, जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी आवेशित
वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी का भी डिफिनीशन अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, आपको जो सुविधा होगा वो याद कर लीजिए कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र सदिश कहते हैं। याद रखिएगा, चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है इसका बहुत सारा अलग अलग नाम है, तो नाम पे घबराना नहीं है, परिभाषा एक ही है। मतलब परिभाषा कहने का अलग अलग तरीका है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसका प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। दोनों का परिभाषा आप एक ही दे सकते हैं। याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये तो विद्युत क्षेत्र है, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं। नहीं, दोनों एक ही है। याद रखिएगा, स्पेशल याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन इसलिए लाए हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इस एक बार आप विद्युत क्षेत्र बोल दिए कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज है, बट दोनों को हम अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों की जगह पे एक ही परिभाषा आप ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q। याद रखिएगा, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव उत्पन्न हो उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दीजिए कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए। इसके पहले जो हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताए थे उसमें हम विद्युत क्षेत्र जोड़ दिए थे, हो गया था विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इसको आप परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान का सदिश योग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या बाबू, E वेक्टर क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। याद रखिएगा, ये परिभाषा एक ही है, दोनों का थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया और वहां पे क्या था बाबू, विद्युत बल था। याद रखिएगा, 2 नंबर में एग्जाम में जरूर आता है कि विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए या विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो दोनों में से एक परिभाषा जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। अगर एक परिभाषा याद रहेगा तो दोनों का आंसर आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन पर। एसआई पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। एसआई पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए, ये दो आवेश है, एक -q और एक +q, और दोनों के बीच की दूरी है वो 2l है। क्या है, 2l। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, P वेक्टर से। और P वेक्टर इज इक्वल टू होता है 2q × 2l। क्या होता है, q × 2l, यानी कि आवेश, किसी भी द्विध्रुव के आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू, यह एक सदिश राशि है। लेकिन हमको तो मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक बाबू हम जानते हैं Q का कूलम और L का मीटर। तो याद रखिएगा कूलम मीटर, बच्चे अक्सर सेंटीमीटर याद कर लेते हैं, सेंटीमीटर याद नहीं करना है। याद रखिएगा क्या, कूलम मीटर। इसको शुद्ध हिंदी में भी लिख लेते हैं क्या बाबू, कूलम मीटर। और जब दिमाग की बात करेगा तो हम क्या कर लेते हैं, AD, और इसका L हो जाता है APL।
यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम मीटर और इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है, एटीएल। याद रखिएगा, हमको एसआई पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछ रहा है, बट आप याद रखिएगा यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, इसका विमीय सूत्र एटीएल होता है। तो वो सूत्र पूछ देगा तो P वेक्टर इक्वल टू Q इनटू 2L याद रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद करिए फटाफट, हम लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करना है और हम लोग को क्या करना है, टाइम भी कम है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं कूलम मीटर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है या आदिश, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी राशि है, जल्दी फटाफट बताइए क्योंकि हमने अभी इसका आंसर बताया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम लिख सकते हैं कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। याद रखिएगा, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, कहां से कहां, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की सदिश की दिशा जो होती है वो क्या हम कर सकते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है, इसको आप याद रखिएगा। मान लिया कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, क्या है बाबू, समरूप विद्युत क्षेत्र है, और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में हम अगर हम रख देते हैं, क्या हम रख दे रहे हैं, इसमें अगर हम इस तरह से अगर रख दिए, क्या रख दिए बताइए, ये विद्युत द्विध्रुव रख दिए, विद्युत द्विध्रुव पे एक पर माइनस क्यू और एक पर क्या होता है प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू और दूसरे पर क्या होता है प्लस क्यू। और जब ये माइनस क्यू होगा तो यहाँ पर E इज इक्वल टू होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, QE वेक्टर, क्या लिखेंगे, माइनस QE वेक्टर, और यहाँ पे F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा QE वेक्टर। अब देखिए दोनों के जो योग होगा, दोनों के बलों का योग होगा, बल F वेक्टर बाबू हम क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू, ये हम F1 कर लेते हैं, ये F2 कर लेते हैं, F1 वेक्टर और प्लस F2 वेक्टर, ये का परिणामी बल हुआ। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस QE वेक्टर और प्लस QE वेक्टर। तो बाबू आप देख सकते हैं ये तो जीरो ना हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र में, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, समरूप विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं तो उस पे जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये परिणामी है, क्या है, परिणामी है। याद रखिएगा परिणामी बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्या, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या, शून्य, सिंपल शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कूलम मीटर, सीएम और एनसी से आप क्या समझते हैं, सीएम और एनसी से आप क्या समझते हैं। सीएम का मतलब होता है बाबू कूलम मीटर, कूलम मीटर किसका मात्रा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। सीएम मतलब कूलम मीटर, कूलम मीटर किसका मात्रक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत सही जवाब, कूलम क्या, कूलम मीटर किसका है, तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और एमसी का मतलब होता है माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम जो होता है वो आवेश का छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, आवेश का छोटा मात्रक होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीएम से आज से कूलम मीटर, और यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है, जबकि एमसी का अर्थ है मिली कूलम, और यह आवेश का अपेक्षाकृत छोटा मात्रक है। क्या, आवेश का छोटा मात्रक मिली कूलम, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो कूलम मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, किसी को डाउट है तो बताइए। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का एक टोटल क्वेश्चन
का हम लोग क्रैश कोर्स कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर। और इसी तरह से हर चैप्टर का हम लोग क्रैश कोर्स में हर क्वेश्चन, हर एंगल से हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हम लोग जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और हाँ, इस सब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।